नेशनलिज्म का पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ था, राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या था, वो बहुत शॉर्ट में हमने देखा था। अब नेक्स्ट इसी का एक सब टॉपिक है नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि हिस्ट्रियोग्राफी क्या है। हिस्ट्रियोग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इतिहास लेखन, मीन्स हिस्ट्रियोग्राफी इतिहास लेखन, इतिहास लिखने की कला। जैसे इतिहास तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास को लिखा कैसे गया है, क्या इसके तरीके हैं, क्या इसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। वैसे तो आप लोगों के सिलेबस में नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी ही है, लेकिन नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी या नेशनलिज्म अप्रोच जो है इतिहास लेखन का, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा और जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं उन्हें देखना पड़ेगा। तो इतिहास लेखन बहुत सिंपल सा हम ये समझ सकते हैं कि जैसे सिंधु घाटी का पतन को ही हम देख लेते हैं, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने उसे अपने अपने अलग अलग मत में व्यक्त किया है कि उसके पतन के बहुत सारे कारण थे। उसी तरह अगर हम मौर्य साम्राज्य का पतन देखें तो उसमें भी बहुत सारे हिस्टोरियन ने अपने अपने हिसाब से अपना मत रखा है। सेम इसी तरह इतिहास लेखन जो है वो कहीं न कहीं हिस्टोरियन की विचारधारा, उसकी समझ पर भी डिपेंड करता है। तो इतिहास लेखन की बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जिसमें हम बेसिकली 4 विचारधाराओं को यहाँ पर देखेंगे। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है और सबाल्टर्न इतिहास लेखन क्या है। अगर हम साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और सबाल्टर्न इस विचारधारा को अगर हम समझेंगे तो इतिहास लेखन को भी समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो हम साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में ये देखेंगे, ये टर्म साम्राज्यवादी से ही समझ में आ रहा है। ये इतिहास लेखन का जो कार्य है वो किनके द्वारा किया गया है, साम्राज्यवादियों के द्वारा, अर्थात जिनकी कॉलोनी यहाँ पर हुआ करती थी, यानी अंग्रेज या ब्रिटिश रूल जो थे उनके द्वारा जो लिखा गया है मॉडर्न टाइम में, वो है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। साम्राज्यवाद का क्या अर्थ है, अपने विस्तार, अपने क्षेत्र का विस्तार, या वो अपने क्षेत्र में हो सकता है या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है या किसी दूसरे देश में भी हो सकता है, जो कि अंग्रेजों ने किया था, यहाँ पर आकर हमारे देश में अपना विस्तार किया था। तो जाहिर सी बात है वो अगर इतिहास लिखेंगे तो वो किन बातों पर ज्यादा फोर्स देंगे या किन बातों को ज्यादा महत्वपूर्ण बताएंगे। वो अपनी साम्राज्यवादी पद्धति को विकसित करने के लिए साम्राज्यवादी ही अप्रोचेस को अपनाएंगे। मतलब जैसे कि उनका जैसे कहना था कि भारत कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं, वो भारत में राष्ट्र के विकास को मानना ही नहीं चाहते हैं। और उनका जो इतिहास लेखन की पद्धति है, ये इतिहास लेखन का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बेसिकली भारत की खामियों को उजागर करना चाहते थे। उनका कहना था कि भारत एक अविकसित, अराजकताओं से भरा हुआ, जहाँ पर बहुत सारे बाह्य आडंबर है, कुरीतियां है, उससे परिपूर्ण है भारत, और उसे दूर कौन करेगा, वो अंग्रेज करेंगे। तो वो यहाँ के इतिहास को कहीं ना कहीं धूल धसरित करना चाह रहे थे। यहाँ का जो कल्चर रिचनेस था उसको वो नेगेटिव वे में दर्शाते थे या नेगेटिव वे में देखते थे। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का ये एक कंसेप्ट था उनका कि वो जो है वो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति अर्थात पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति अच्छी है, और जो उनकी कॉलोनी है या उनका जहाँ पर साम्राज्य है उनको विकसित होने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात साम्राज्यवादियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक बहुत सिंपल सा अगर हम टर्म ले लें कि गुप्त काल प्राचीन युग का स्वर्ण युग था। गुप्त काल स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का गुप्त काल स्वर्ण युग था। तो साम्राज्यवादी इसे कैसे दर्शाएंगे, साम्राज्यवादी इसे ये बोलेंगे कि भारत में कभी कोई स्वर्ण युग था ही नहीं, भारत की कोई अपनी संस्कृति नहीं थी, कोई अपना कल्चर नहीं था। तो जस्ट ऐसी जब विचारधाराएं भारत के ऊपर या भारत के इतिहास के ऊपर लिखे जाने लगे, तो यहाँ पर एक जनरल प्रतिरोध हुआ इन सब चीजों को लेकर, जो विकसित हुआ राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के रूप में। बहुत सारे राष्ट्रवादी इतिहास लेखक यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। और वो क्या करते हैं, बेसिकली राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का जो तरीका होता है उसमें ये होता है अपने राष्ट्र की गुणगान या अपनी गाथाओं को अच्छे तरीके से दिखाना। साम्राज्यवादी जस्ट इसके अपोजिट है। साम्राज्यवादी क्या करेंगे, वो किसी भी कल्चर या जो उसकी कॉलोनी है उसका वो गुणगान न करके वो उसकी बुराई करेंगे। और राष्ट्रवादी अप्रोच जो होता है, वो राष्ट्रवादी अप्रोच में क्या होता है, वो बोलेंगे नहीं, गुप्त काल हमारा स्वर्ण काल था, हमारा प्राचीन
कल्चर बहुत अच्छा था, कल्चर रिचनेस था, सब कुछ अच्छा था, राष्ट्रवादी इस तरह से दिखाएंगे। और वो हर एक घटना को राष्ट्रवादी एंगल से देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ये ले लें, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके कारण के बहुत सारे जो उसके नेचर है उसमें बहुत डिफरेंट अप्रोचेस देखने को मिलते हैं। कोई इसे कहता है कि वो एक मात्र मजदूरों का आंदोलन था, कोई ये कहता है वो एक जातिवादी आंदोलन था, कोई ये कहता है मात्र वो सैनिकों का विद्रोह था, कोई ये कहता है कि वो एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। तो जो अप्रोच है राष्ट्रवादी इतिहासकारों का, वो तो सीधे करना चाहेंगे कि हाँ वो एक राष्ट्रवादी आंदोलन था, सारे लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे, इसलिए वो एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। लेकिन साम्राज्यवादी क्या कहेंगे? साम्राज्यवादी कहेंगे कि नहीं, वो मात्र एक सैनिकों का आंदोलन था, या वो एक जाति वर्ग विशेष का आंदोलन था, जमींदारों का आंदोलन था। इस तरह से साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में आता है। तो हम एक छोटा सा सेंटेंस से ही इस पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं इजीली, क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर है। हिस्टोग्राफी पर तो पूरी एक बुक लिखी गई है, तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ नेशनलिस्ट अप्रोच ही देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन इन सारी चीजों को भी साथ में रखते हुए कि राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय ही कैसे हुआ, या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जस्ट साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन की परंपरा चल रही थी, उस साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन शुरू होता है। तो आपको बेसिकली अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का अप्रोच क्या था, उसके बारे में लिखिए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी है, सबाल्टन इतिहास लेखन पर आया था, इसके अप्रोच के बारे में लिखना था, वो 5 मार्क्स में आया था आई थिंक। तो कुछ भी नहीं, बेसिकली आपको कंसेप्ट बता देना है कि सबाल्टन इतिहास लेखन क्या है, कुछ इसके इम्पोर्टेंट इतिहासकारों के नाम लिख देने हैं और कुछ उनके बुक्स के नाम लिख देने, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कंसेप्ट आपको हिस्ट्री लिखना है, स्टोरी नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट। अगर आप थोड़ा सा भी सिस्टमैटिक वे में अपने आंसर को लिमिटेड वर्ड में कन्वे कर देते हैं तो आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएगा। तो जस्ट साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के बाद हम लोग राष्ट्रवादी इतिहास लेखन देख लिया। अब मार्क्सवादी इतिहास लेखन देखते हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन में हम लोग क्या देखेंगे कि मार्क्सवादी जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं वो हर एंगल को आर्थिक रूप से देखती थी, और उसमें वो मजदूरों का योगदान सर्वे सर्वा मानती थी। तो किसी भी घटना को अगर कोई देखेगा तो वो क्या मार्क्सवादी अप्रोच से अगर देखेगा तो उसमें वो सबसे सर्वसर्वा या फिर जो गुणगान करेगा वो श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग का करेगा। तो साम्राज्यवादी में हमने देख लिया कि इनके सेंटर में क्या चीजें थी, राष्ट्रवाद के सेंटर में क्या था, मार्क्सवाद के सेंटर में क्या था। जस्ट इस एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं कि गुप्त काल जो है स्वर्ण युग था। साम्राज्यवादी कहेंगे कि नहीं, कोई स्वर्ण युग नहीं था, इनका कोई अपना संस्कृति ही नहीं था, तो स्वर्ण काल कहाँ से आ गया, ये तो अराजकता में जी रहे थे। राष्ट्रवादी कहेंगे कि नहीं, गुप्त काल परिपूर्ण था, संपन्न था, हर कुछ था, ये स्वर्ण युग था, ये हमारी संस्कृति बहुत चरमो शिखर पर यहाँ पर पहुंची हुई थी। मार्क्सवादी कहेंगे कि नहीं, गुप्त काल स्वर्ण काल नहीं था, क्योंकि यहाँ के जो मजदूर थे वो पीड़ित थे, और अगर ये स्वर्ण युग कहा भी जाएगा तो किसके आधार पर ये स्वर्ण युग हुआ, या फिर इतनी जो कला संस्कृति का जो विकास हुआ है या बहुत सारे स्कल्पचर बने हैं वो बनाया किसने है, किसके खून पसीने की वो कमाई है, या किसके खून पसीने से ये स्वर्ण युग तैयार हुआ है। मार्क्सवादी बोलेंगे वो मजदूरों ने ही किया है, सब कुछ जो क्या है मजदूरों का ही है। इससे हटकर सबाल्टन इतिहास लेखन में हम लोग क्या देखेंगे, सबाल्टन इतिहास लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा व्यू चेंज होता है, इन तीनों से कुछ हटकर है। सबाल्टन इतिहास लेखन बेसिकली जो उपाश्रयी वर्ग है, या जो हम कहेंगे दलित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, या जो समाज का सबसे निचला तबका है, उस पर कभी इतिहास लेखन के आरंभिक दौर में ध्यान नहीं दिया गया। बेसिकली राजा महाराजा के बारे में वर्णन किया जाता था, उनसे रिलेटेड घटनाओं का वर्णन किया जाता था, वो कब युद्ध जीत रहे हैं, वो कब गद्दी पर बैठ रहे हैं, कब नया शासक गद्दी से उतर रहा है, कब शासकों की मृत्यु हो रही है। तो इन सारी चीजों को हम बेसिकली ऊपर के जो अप्रोचेस है उसमें देखते थे, और मार्क्सवादी में वो मिला जुला स्वरूप था, वो आर्थिक एंगल से देखते थे। सबाल्टन इतिहास लेखन में क्या परिवर्तन देखने को मिला कि समाज का वह वर्ग जो अछूता रह गया है इतिहास से, उसकी क्या देन है, जो सामाजिक रूप, बेसिकली ये सामाजिक रूप पे फोकस करता है, जो समाज का निचला तबका है, जो समाज के दलित है, छूते वर्ग है, उनके बारे में ये इतिहास लिखता है। जैसे अगर गुप्त काल स्वर्ण युग है, राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं, तो सबाल्टन इतिहासकार का क्या कहेंगे इस मत पर, गुप्त काल स्वर्ण युग नहीं था। अगर वो स्वर्ण युग था तो सिर्फ उच्च घरानों के लिए या कुछ पर्टिकुलर नोबल जो लोग थे उनके लिए था।
क्योंकि जो समाज का निचला तबका था, जो मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी थी, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अधिकारों से वंचित था। उनका क्या योगदान रहा है समाज में या किसी भी एक घटना में, अगर कोई एक युद्ध को दर्शाया जा रहा है तो बेसिकली हम लोग जो युद्ध को लीड करते हैं उनके बारे में जानते हैं, लेकिन वो आम सैनिक जो मारे जाते हैं, वो आम लोग जिनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान होता है लेकिन इतिहास में उन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो सबाल्टर्न इतिहास में बेसिकली उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा की जाती है और सामाजिक वे में देखा जाता है। जैसे रंजीत गुहा, शहीद अमीन, इन सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सबाल्टर्न इतिहास को लिखने में। तो बेसिकली ये 4 है। इसका बस मैंने एक शॉर्ट में कंसेप्ट बताया है और इसके नोट्स पीडीएफ में मैंने बना दिया है, वो आपको सेंड कर दूंगी। आपको बस करना ये है कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है क्या, चूंकि नोट्स थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको उतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या है और सबाल्टर्न इतिहास लेखन क्या है, ये समझना है। और साथ में इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं उनकी कुछ रचनाओं के नाम, 2 से 4 रचनाओं के नाम और उनका थोड़ा बहुत कि उन्होंने अपने बुक में क्या एक्सप्लेन किया है, वो सारे नोट्स में अवेलेबल है। आप वो एक बार देख लीजिएगा। पिछले बार सबाल्टर्न इतिहास आ चुका है तो आप इन सब को एक बार देख लीजिएगा। इसमें से हो सकता है मे भी क्वेश्चन आए इतिहास लेखन के ऊपर। अब नेक्स्ट इस ईयर देखिए क्या चांसेस है कौन से आने के। सबाल्टर्न आ चुका है लेकिन आपको सबको एक बार समझ लेना है। ये समझते हुए इसको आप आंसर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और रही बात लेक्चर्स की, तो मैं लेक्चर्स असाइनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं दूंगी। आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि असाइनमेंट में जो जो क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रहा है वो मैं रिटर्न जो भी मटेरियल है या पीडीएफ है मैं वो सेंड कर दे रही हूँ, लेकिन लेक्चर में सिलेबस के थ्रू दूंगी क्योंकि असाइनमेंट आपका एग्जाम नहीं है। असाइनमेंट रैंडम 4 से 5 क्वेश्चन है, जस्ट उनको आपको करना है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको थ्रू आउट सिलेबस से गुजरना होगा, सिलेबस को फोकस करना होगा। सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया क्लियर होगा। और ये जो टॉपिक आप समझते जा रहे हैं, आपको भले ही लॉन्ग आंसर को बहुत लॉन्ग लिखना नहीं है, लेकिन आपको लॉन्ग आंसर पढ़ना है, वहीं से आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होते हैं। सारे शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप कंसेप्चुअलाइज थोड़ा सा बुक से या जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उससे पढ़िए, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन वहां से बहुत हेल्पफुली कवर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना।